हेलो फ्रेंड्स, आई एम अन्नू एंड वेलकम बैक। वी क्रिएट जार फोल्डर। तो आज की क्लास में हम लोग अपना ट्रेड क्रेडिट और सेकंड टॉपिक फैक्टरिंग इन दोनों को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले भी हम 4 से 5 क्लास अपनी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस से रिलेटेड, और जिसके अंदर हमने मोस्टली अपने लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस को कवर किया है, जो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां से काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं। और आज की इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस, जिसके अंदर आपका ट्रेड क्रेडिट और सेकंड टॉपिक आपका फैक्टरिंग कवर होता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बात करते हैं हम ट्रेड क्रेडिट की। अभी यहाँ पर ट्रेड क्रेडिट का मतलब क्या है? ट्रेड क्रेडिट क्या होता है आपका? तो ट्रेड क्रेडिट का मीनिंग क्या है? यहाँ पे बिल्कुल आसान सा मीनिंग है ट्रेड क्रेडिट का, काफी सारे को आपको पता भी होगा कि जहां पर हम क्या करते हैं, उधार पर माल खरीदते हैं। ठीक है ना, जहां पर हम क्या करते हैं, अब जो गुड्स हैं वो क्या करते हैं, उधार पर खरीदते हैं, और वो क्या है, ट्रेड क्रेडिट है। काफी बार आप लोगों के साथ वैसा हुआ होगा कि आप शॉपकीपर के पास गए, आपने कुछ सामान परचेज किया, उसी वक्त पेमेंट ना करने की बजाय क्या किया, उस पेमेंट को एक दिन बाद, 2 दिन बाद, या फिर एक हफ्ते बाद, महीने बाद क्या किया, उस पेमेंट को बाद में किया। ठीक है ना, तो फिर से क्या आपका क्रेडिट ही है। तो यहाँ पर जो ये ट्रेड क्रेडिट है, एक बिजनेसमैन के लिए क्या करता है, एक शॉर्ट टर्म फाइनेंस का काम करता है। कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं होगा आज के टाइम पे जो बिना ट्रेड क्रेडिट के क्या करता होगा, रन करता होगा। ठीक है ना, हर एक बिजनेस के अंदर क्या चलती है, लेन देन चलती है, और उसके अंदर उधार भी चलती है। बिना उधार के कोई भी बिजनेस सर्वाइव नहीं कर सकता। हर एक बिजनेस के अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो उधार चलती ही होगी, और जो ये उधार चलती है इसी को हम क्या कहते हैं, ट्रेड क्रेडिट कहते हैं। और एक तरह से क्या है, शॉर्ट टर्म बिजनेस फाइनेंस है हर एक बिजनेस के लिए। ठीक है, तो एक बार डेफिनेशन देखो, ट्रेड क्रेडिट का मतलब क्या है कि अरेंजमेंट करना, बाय क्या करने के लिए, गुड्स को बाय करने के लिए या फिर सर्विस को बाय करने के लिए ऑन अकाउंट विदाउट मेकिंग इमीडिएट कैश और चेक पेमेंट। बिना इमीडिएट कोई चेक या फिर कैश पेमेंट किए बिना ही क्या करना, गुड्स या फिर सर्विस क्या करना, परचेज करना। उसी अरेंजमेंट को हम क्या कह देते हैं, अपना ट्रेड क्रेडिट कह देते हैं। तो क्लियर हुआ ट्रेड क्रेडिट का मतलब क्या है, कि तब भी हम कोई सामान उधार पर परचेज करें। ठीक है, तो नो बिजनेस रन विदाउट क्रेडिट। ठीक है, इट कंसिडर्ड एज ए सोल ऑफ बिजनेस। ट्रेड फाइनेंसिंग इज कॉमन टू ऑल बिजनेस। ये क्या है, कॉमन है हर एक बिजनेस के लिए, क्योंकि हर एक बिजनेस के अंदर क्या चलती है, उधार चलती है, नॉर्मल सी बात है। इट्स ए शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। ये क्या है, हर एक बिजनेस के लिए शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखो, इट ग्रांटेड टू दोज कस्टमर। ये उस कस्टमर को क्या की जाती है, ग्रांट की जाती है, जिसकी क्या हो, फाइनेंशियल स्टैंडिंग क्या हो, अच्छी हो, किसके अंदर, मार्केट के अंदर, उसकी अच्छी क्या हो, गुडविल हो। तभी क्या होगा, ट्रेड क्रेडिट आपको, तभी क्या होगा, आपको क्रेडिट आसानी से मिल जाएगा। नॉर्मल सी बात है, सोच के देखो खुद। मान लो 2 बिजनेसमैन है एक मार्केट के अंदर, एक ए बिजनेसमैन है, एक बी बिजनेसमैन है। जो ए बिजनेसमैन वो क्या करता है, जो टाइम है ना, टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग ही उसके अंदर ही क्या करता है, अपनी पेमेंट कर देता है, जितनी भी उसकी क्रेडिट पेमेंट है। ठीक है, और एक बिजनेसमैन ऐसा है कि जो पेमेंट है, क्रेडिट पेमेंट है, वो टाइम पे नहीं करता, उसकी फाइनेंशियल स्टैंडिंग अच्छी नहीं, उसकी गुडविल अच्छी नहीं है मार्केट के अंदर। तो किसको आसानी से क्रेडिट मिल जाएगा मार्केट के अंदर से, किसको आसानी से उधारी पर माल मिल जाएगा मार्केट के अंदर से, जो ए वाला है उसको। क्योंकि सबको पता है कि जो ए है ये क्या करता है, इसकी एक तो अच्छी खासी फाइनेंशियल स्टैंडिंग है, अच्छी खासी गुडविल है, ये पेमेंट भी क्या करता है, टाइम टू टाइम पेमेंट करता है। लेकिन बी वाला है, वो टाइम पे पेमेंट भी नहीं करता, किसकी, अपने क्रेडिट की। तो उसकी गुडविल क्या है, मार्केट के अंदर अच्छी नहीं है, तो वहां पर उसको ग्रांट क्या, उसका जो क्रेडिट ग्रांट होगा क्या, वो इजीली हो जाएगा, नहीं होगा ना, वो ए को आसानी से होगा। तो ये ध्यान रखा किसके अंदर, आपके थर्ड पॉइंट के अंदर। तो क्लियर हुआ ट्रेड क्रेडिट क्या है, बस यही क्या आपके लिए ट्रेड क्रेडिट है। बिल्कुल छोटा सा टॉपिक था, आसान सा टॉपिक है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं इसके अंदर। क्या करना, उधारी पर माल खरीदना ही क्या कहलाता है आपका ट्रेड क्रेडिट। एक तरह से क्या आपका शॉर्ट टर्म फाइनेंस का ही क्या है, पार्ट है। बात क्लियर। अब देखो इसकी मेरिट क्या होंगी, एक बिजनेसमैन के लिए क्या क्या मेरिट है ट्रेड क्रेडिट की। जो ट्रेड क्रेडिट है वो क्या है, कन्वीनियंट एंड कंटिन्यूस सोर्स है किसका, फंड का, क्योंकि कंटिन्यूस चलता ही रहता है। ये तो है नहीं कि आज हमने क्रेडिट पे माल परचेज कर लिया तो हम अब परचेज ही नहीं करेंगे। तो एक तरह से क्या, ये कंटिन्यूस ही चलता ही रहता है। ठीक है, हमने आज खरीदा, हम कल भी खरीदेंगे, हम पेमेंट टाइम टू टाइम की पेमेंट भी क्या है, कंटिन्यूसली करते रहेंगे, और कंटिन्यूसली क्या करते रहेंगे, अपने गुड्स को परचेज भी करते रहेंगे। ठीक है, क्रेडिट के ऊपर अगला पॉइंट क्या है, ट्रेड क्रेडिट में भी रेडली अवेलेबल इन कैश एंड क्रेडिट वॉर्थिनेस ऑफ द कस्टमर इज नोन टू द सेलर। ठीक है, बात क्लियर हुई ये वाली। फिर थर्ड पॉइंट क्या है, ट्रेड क्रेडिट नीड टू प्रमोट द सेल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जो ट्रेड क्रेडिट है किसी, वो क्या करती है, सेल भी तो इंक्रीज करती है किसकी, ऑर्गेनाइजेशन की। वो कैसे, मान लो कोई दो सेलर है। ठीक है, एक सेलर है जो कि सिर्फ कैश पे ही क्या करता है, डिलीवर करता है गुड को। एक सेलर है जो क्रेडिट पे भी क्या कर देता है, सेल कर देता है किसको, गुड को। तो किसकी सेल ज्यादा होगी, जो क्रेडिट पे क्या कर रहा है, सामान को सेल कर रहा है। क्योंकि जिसके पास मान लो पैसे नहीं है और उसको कुछ गुड परचेज करना है, तो किसके पास जाएगा, जो क्रेडिट पे क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। ठीक है,
तो यहाँ पर जो ट्रेड क्रेडिट है कहीं ना कहीं आपको सेल को प्रमोट करने में भी क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। अ पोटेंशियल लो कॉस्ट फ्रॉम वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, अगर आपको वर्किंग कैपिटल फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है, मतलब कि बिजनेस के अंदर टाइम टू टाइम आपको गुड खरीदने हैं उसकी रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए क्या है, एक लो कॉस्ट का एक आसान सा क्या है, शॉर्ट टर्म फाइनेंस का रास्ता आपका क्या है, ट्रेड क्रेडिट। बात क्लियर हुई? क्योंकि मोस्टली तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट पे सामान परचेज करते हैं ज़्यादा टाइम के लिए, विद इन 1 मंथ के लिए, तो वहाँ पे हमें कोई भी इंटरेस्ट कॉस्ट एक्स्ट्रा कुछ पेमेंट नहीं करनी पड़ती, तो कॉस्ट क्या है, कम है कंपेयर टू अगर हम वही शॉर्ट टर्म फाइनेंस के लिए कहाँ से लोन ले, बैंक से लोन ले, तो ठीक है। हाँ, लेकिन अगर टाइम पीरियड क्या थोड़ा लंबा हो, 3 महीने 4 महीने 5 महीने, तो वहाँ पे कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट क्या कर सकता है, चार्ज कर सकता है, कौन, सेलर। बात क्लियर हुई? लेकिन मेनली जो कॉस्ट रहती है इसकी क्या रहती है, कमी रहती है, जो अगर हम बाहर कहीं और से क्या करें, सोर्स को क्या करते हैं, रेज करते हैं, फंड को क्या करते हैं, रेज करते हैं, उसके कंपेयर में क्या रहती है, इसकी कॉस्ट कमी रहती है। क्लियर? अब बात आती है इसकी डिसएडवांटेज की। डिसएडवांटेज क्या होगा, सबसे पहले पॉसिबल लॉस ऑफ अर्ली पेमेंट डिस्काउंट, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में क्या कह रखा है इसका, कि मान लो एक तो शॉपकीपर क्या कह रहा है, अगर आप पेमेंट अभी करोगे तो आपको 10% का क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा, लेकिन आप जो अगर आप इसकी पेमेंट 1 महीने बाद करोगे तो आपको वो डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो इस तरह के जो डिस्काउंट है ना, आपका जो अर्ली पेमेंट का डिस्काउंट है वो नहीं मिल पाता किसके अंदर, आपका ट्रेड क्रेडिट के अंदर। बात क्लियर हुई? यहाँ पे कैन नॉट बी यूज बाई ऑल बिजनेसेस सच एज ऑनलाइन रिटेलर, हाँ ये बात तो है, अगर आप ऑनलाइन रिटेलर का काम करते हो, ऑनलाइन बिजनेस करते हो, तो वहाँ पे ट्रेड क्रेडिट क्या नहीं है, पॉसिबल नहीं है। देयर इज नो गारंटी, यहाँ पे कोई गारंटी होती है एज कस्टमर में पे लेट, बात भी है, तभी तो बैड डेट क्या होते हैं, क्रिएट होते हैं किसके, एक बिजनेसमैन के, ठीक है। गारंटी तो नहीं होती पूरी तरह से। बात क्लियर हुई? तो आपको ये पूरा क्या था, पर ट्रेड क्रेडिट का टॉपिक था, आसान सा टॉपिक था, छोटा सा टॉपिक था, ठीक है। फिर आगे हम डिस्कस करते हैं अपना क्या, अपना फैक्टरिंग, आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से पहले से क्वेश्चन आ चुके हैं आपके एग्जाम के अंदर, ठीक है। आपका ट्रेड क्रेडिट से इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका फैक्टरिंग, ध्यान से समझना आपका फैक्टरिंग क्या है। तो यहाँ पे फैक्टरिंग के अंदर क्या है, एक तरह से जो हमने सामान क्या करा, उधार पे बेचा है, जिससे हमारे डेटर क्रिएट हुए हैं, अब वो डेटर अभी तो हमें मिलने वाले हैं नहीं, पेमेंट क्या मिलेगी उनकी, नेक्स्ट फ्यूचर में मिलेगी, टाइम पीरियड के बाद मिलेगी। अब जो एक फर्म है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या करती है कि बार बार जाके डेटर के पास अमाउंट कलेक्ट ना करनी पड़े, ठीक है। अब बल्कि जो पेमेंट बाद में मिलने वाली है उनको अभी रिसीव हो जाए, तो इन सब की सिरदर्दी से निपटने के लिए क्या करती है, एक एजेंट को अपॉइंट कर लेती है, और जो एजेंट होता है वो क्या कहलाता है, फैक्टर। जो एजेंट को अपॉइंट करते हैं हम क्या कहते हैं, फैक्टर। और इस पूरे प्रोसेस को जो एजेंट को जिसको अपॉइंट किया जाता है, और जो एजेंट है, जो भी कस्टमर है किसी कंपनी के, उनसे जाके क्या करता है, अमाउंट को कलेक्ट करता है, और अमाउंट कलेक्ट करके किसको देता है, कंपनी को देता है। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फैक्टरिंग कहते हैं। बात क्लियर हुई? फैक्टरिंग क्या होती है? तो फैक्टरिंग के अंदर क्या होता है, एक तरह से इसके अंदर एक एजेंट को अपॉइंट किया जाता है जिसको कहते हैं फैक्टर। वो फैक्टर क्या करता है, जितनी भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस है किसका, कंपनी का, किसके पास, डेटर के पास, उसको क्या करता है, कलेक्ट करता है और कंपनी को देता है। अब इसके अंदर फैक्टर को क्या बेनिफिट हुआ, फैक्टर को ये बेनिफिट हुआ क्योंकि जो फैक्टर है वो क्या करता है, फीस चार्ज करता है इसके अगेंस्ट में, किससे, कंपनी से, ठीक है ना। कंपनी क्या देगी, इसके बदले फीस देगी किसको, फैक्टर को। तो बात क्लियर हुई? ये क्या था, आपका फैक्टर था। इसको हम क्लियर करेंगे फैक्टरिंग मैकेनिज्म के साथ अच्छे से, ठीक है ना, कि जो पूरा मैकेनिज्म आपका फैक्टरिंग का कैसे काम करता है। तो देखो एक बार मीनिंग क्लियर कर लेते हैं इसका अच्छे से। फैक्टरिंग इज अरेंजमेंट वेयर फर्म अपॉइंट एन एजेंट, जहाँ पे फर्म क्या करती है, एजेंट को अपॉइंट करती है, उस एजेंट को हम कहते हैं फैक्टर कहते हैं, ठीक है ना। वो क्या करता है, हु वुड कलेक्ट द आउटस्टैंडिंग बैलेंस फ्रॉम द डेटर, डेटर से आउटस्टैंडिंग बैलेंस को कलेक्ट करता है ऑफ द फर्म के, और अगेंस्ट किसके अगेंस्ट करता है, फीस के। बिना फीस के तो काम करेगा ही नहीं, कौन करता है आज के टाइप के बिना फीस के काम, ठीक है ना। तो उसके बदले क्या लेगा, वो फीस लेगा, तभी तो उसको बेनिफिट होगा फैक्टर को, वरना उसको क्या बेनिफिट हुआ। और उसके बदले कंपनी के लिए क्या करता है, उसके कस्टमर से, उसके डेटर से जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है क्या करता है, कलेक्ट करता है। बात क्लियर हुई? तो देखो इसका मैकेनिज्म कैसे काम करता है। तो मेनली इसके जो अंदर पार्टी होती है, कितनी पार्टी इन्वॉल्व होती है पूरे फैक्टर प्रोसेस के अंदर, 3 पार्टी इन्वॉल्व होती है। कौन कौन सी, सेलर, सेलर यहाँ पे कौन, जो कंपनी जो गुड्स को क्या कर रही है, सेल कर रही है, ठीक है ना। क्लाइंट, जिसको हम क्लाइंट भी कहेंगे, क्लाइंट किसका, वो फैक्टर का क्या है, वो क्लाइंट है, ठीक है। बायर ऑफ द गुड, जिसको हम क्या कहेंगे, कस्टमर, ठीक है। थर्ड पार्टी अभी कौन सी है, फैक्टर, जो क्या करता है, एजेंट का काम परफॉर्म करता है, जो थर्ड पार्टी होती है आपकी। तो अब देखो ये पूरा मैकेनिज्म कैसे काम करता है। ये क्या है, आपकी कंपनी है, कंपनी ने क्या किए, गुड को क्या किया, सेल किया, गुड या फिर सर्विसेज को क्या किया है, सेल किया है, ठीक है। कंपनी ने क्या किया है, गुड और सर्विसेज को क्या किया है, सेल किया, किसको, अपने कस्टमर को। अब इन कस्टमर्स में से क्या होंगे, कुछ कस्टमरों ने तो पेमेंट उसी कर दी होगी, कुछ कस्टमर ऐसे होंगे जिन्होंने क्या किया होगा, क्रेडिट पे परचेज किया होगा, ठीक है।
अब जिन्होंने क्रेडिट पे परचेज किया है वो कंपनी के लिए क्या बन गए, डेटर बन गए कंपनी के लिए। अब जो अमाउंट है कंपनी, जो अमाउंट है वो क्या होगी, इनके ऊपर आउटस्टैंडिंग होगी, ठीक है ना। कंपनी की जो अमाउंट हो क्या होगी, इनके ऊपर आउटस्टैंडिंग होगी। अब ये पेमेंट करेंगे 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, जो भी इनको क्रेडिट टाइम पे दे रखा होगा, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया है, सिर्फ प्रोमिस किया है क्या करने के लिए, पे करने के लिए। अब मान लो कंपनी फैक्टर को अपॉइंट नहीं करती तो उनसे अमाउंट कलेक्ट करना, सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, अकाउंट मेंटेन करना, वो सारा कौन करता, कंपनी परफॉर्म करती ना। अब कंपनी क्या सोचती है कि इतना टाइम हम क्या करेंगे, डायरेक्टर से अमाउंट कलेक्ट करने में लगाएंगे, उतना टाइम हम क्या करते हैं अपनी सेल पे लगाते हैं, तो हमारी सेल क्या होगी, और ज़्यादा जनरेट होगी। हम अपना उतना टाइम प्रोडक्शन पे लगाते हैं, हमारी प्रोडक्शन क्या होगी, और ज़्यादा जनरेट होगी। क्यों ना जो ये काम है कलेक्ट करने का हम किसी थर्ड पार्टी को दे दे। तो इसलिए कंपनी क्या करती है, ये सारा काम जो होता है वो थर्ड पार्टी को दे देती है। वो क्या होता है आपका फैक्टर, वो थर्ड पार्टी आपकी क्या कहलाती है, फैक्टर कहलाती है, ठीक है। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फैक्टरिंग। अब ये प्रोसेस काम कैसे करता है, सबसे पहले तो क्या हुआ, जो प्रोडक्ट या सर्विस है सेल कर दी, ठीक है। और सेकंड स्टेप में क्या, जो कस्टमर उन्होंने क्या किया, प्रोमिस कर दी अमाउंट पे करने के लिए, अभी पेमेंट की नहीं है, ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या होगा, कंपनी क्या करती है, जो भी इनवॉइस है, क्योंकि देखो जितना भी सेल किया होगा कंपनी ने, उनके बदले कोई ना कोई तो बिल होगा ना कंपनी के पास। तो जो भी वो बिल है, जो भी वो इनवॉइस है, जिसको हम अकाउंट की टर्म में क्या करते हैं, इनवॉइस, ठीक है, वो क्या करती है, ट्रांसफर कर देती है किसको, उस फैक्टर को, उस एजेंट को जो कंपनी ने क्या किया है, अपॉइंट किया है। बात क्लियर हुई। अब फोर्थ स्टेप में क्या होगा कि जो वो एजेंट है, जो फैक्टर हो क्या करता है, पे कर देता है ऑफर अमाउंट, ठीक है। कुछ प्री पेमेंट होती है, और वो प्री पेमेंट कितनी होती है, जितने के भी वो बिल कंपनी ने ट्रांसफर किए हैं, किसके पास, फैक्टर के पास, जितने के भी इनवॉइस ट्रांसफर किए हैं, उसकी 75 से 80% तक की अमाउंट फैक्टर क्या कर देता है, प्री पेमेंट ही कर देता है, किसको, कंपनी को। और एक बात याद रखना इसके अंदर बच्चों, आपकी इंपॉर्टेंट बात, हर कोई टीचर आपको ये नहीं बताता क्या, कि जो भी ये अमाउंट पे किए 75 to 80%, उसके बदले कंपनी इंटरेस्ट भी पे करती किसको, फैक्टर को, क्योंकि ये प्री पेमेंट की है ना। जितने दिन के लिए प्री पेमेंट की होगी उतने दिन के लिए इंटरेस्ट भी पे करेगी कंपनी किसको, उस फैक्टर को, उस 75 या 80% जो भी वो अमाउंट रहती है किसकी, उस इनवॉइस की, ठीक है। बात क्लियर हुई यहाँ पे। फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप में क्या होगा कि जो भी फैक्टर है, जो भी एजेंट क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा कस्टमर को, क्या टाइम, तब उनका मैच्योरिटी डेट आ जाएगी उस वक्त की पेमेंट करने के लिए, ठीक है। तो ये कस्टमर क्या कर देंगे, पेमेंट कर देंगे इसको, फैक्टर को। और सेवंथ स्टेप क्या होगा कि जो भी वो बैलेंस पेमेंट थी आपकी, ठीक है, क्योंकि फोर्थ स्टेप में तो क्या था, 75 to 80% ही पेमेंट की थी, बाकी की जो पेमेंट है आपकी, वो बैलेंस पेमेंट, बाकी की 20-25% वो तब फैक्टर को अमाउंट कस्टमर से रिसीव हो जाती है, उस वक्त क्या करता है कंपनी को, वो बैलेंस अमाउंट क्या करते हैं, फैक्टर देते हैं, ठीक है। इसके बदले, होल प्रोसेस के बदले फैक्टर को क्या बेनिफिट हुआ, एक तो उसको क्या मिल गया, फीस मिली इसके बदले, और जो प्री पेमेंट की थी 75 to 80% इतने टाइम के लिए भी, उसके बदले कुछ क्या मिला, इंटरेस्ट मिला किसको, उस एजेंट को। बात क्लियर हुई यहाँ पे, ठीक है। तो फैक्टर क्या है, अब कंपनी को क्या बेनिफिट हुआ यहाँ पे, कंपनी को ये बेनिफिट हुआ कि जो ये अमाउंट ब्लॉक थी पूरी की पूरी डेटर के पास, उसका कुछ 75 to 80% क्या मिल गया कंपनी को, उसी वक्त मिल गया। तो एक तरह से क्या करता है, शॉर्ट टर्म फाइनेंस का काम करता है, ठीक है ना। जो भी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट थी किसको, कंपनी को, उसको क्या है, टाइम टू टाइम मीट कर पाई कंपनी, ठीक है। तो फैक्टरिंग क्या करता है, हेल्प करता है कंपनी किसके अंदर, इंप्रूव करने के लिए शॉर्ट टर्म कैश नीड बाय सेलिंग देयर रिसीवेबल्स। ने क्या किया, अपने रिसीवेबल को सेल कर दिया इन रिटर्न टू इंजेक्शन ऑफ कैश फ्रॉम द फैक्टरिंग कंपनी। इसके बदले क्या हुआ, फैक्टरिंग कंपनी से जो भी कंपनी है उसको क्या मिल गया, कुछ कैश मिल गया, ठीक है ना। उसकी जो शॉर्ट टर्म कैश की रिक्वायरमेंट थी क्या हुई, कंप्लीट हो गई। बात क्लियर हुआ। तो इसलिए फैक्टरिंग को क्या कहते हैं, शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो ये बताओ यहाँ पर जो पूरा मैकेनिज्म था वो क्लियर हुआ। तो मेनली 3 पार्टी है आपकी, अगर हम इसको एक बार जल्दी जल्दी रिकैप करें तो मेनली 3 पार्ट है, आपका फैक्टर, आपका कंपनी जिसको हम क्लाइंट भी कह देते हैं, आपके कस्टमर। तो जो कस्टमर, तो जो डेटर है किसके, कंपनी के, जिनके ऊपर अमाउंट आउटस्टैंडिंग है कंपनी की, उसको लेने के लिए कंपनी क्या करती है, थर्ड पार्टी को अपॉइंट करती है, जिसको हम कहते हैं फैक्टर या फिर आप कह लो एजेंट, ठीक है। वो फैक्टर क्या करता है, फीस के बदले में क्या करता है, अमाउंट कलेक्ट करता है कस्टमर से, और हाँ प्री पेमेंट भी कर देता है जितने भी इनवॉइस कंपनी ने क्या किए हैं, सेल किए हैं किसको, फैक्टर को।
और प्री पेमेंट कितनी होती है आपकी 75 to 80% होती है, और बाकी की बैलेंस पेमेंट कब देता है कंपनी को, तब उसको कस्टमर से वो अमाउंट क्या हो जाती है, रिसीव हो जाती है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन अपॉन द सिचुएशन ऑफ कि जब फैक्टर है जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा वो फैक्टरिंग किस तरह की फैक्टरिंग कर रखी है, रिकोर्स या फिर नॉन रिकोर्स टाइप की फैक्टरिंग है, उसके ऊपर डिपेंड होगा वो बाकी का। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे कि रिकोर्स का होता है, नॉन रिकोर्स का होता है आगे। ठीक है, अभी आप ये समझो बाकी की बैलेंस पेमेंट कब होती है आपकी, वो बाद में होती है। बात क्लियर हुई? अब देखो आप क्या क्या कि क्या क्या सर्विस ऑफर्ड की जाती है फैक्टरिंग सर्विस के अंदर। सबसे पहले फॉलो अप एंड कलेक्शन ऑफ रिसीवेबल फ्रॉम क्लाइंट। ठीक है, फैक्टर क्या करता है, रिसीवेबल क्या करता है, क्लाइंट से क्या करता है, कलेक्ट करता है। परचेज ऑफ रिसीवेबल विद विदाउट और रिकोर्स, मतलब कि जो परचेज करता है रिसीवेबल वो फैक्टर या तो रिकोर्स पे करेगा फिर विदाउट रिकोर्स पे करेगा, ये हम डिस्कस करेंगे अपर टाइप ऑफ फैक्टरिंग के अंदर। ठीक है, हेल्प इन गेटिंग इन्फॉर्मेशन एंड क्रेडिट लाइन ऑन द कस्टमर, मतलब कि जो इन्फॉर्मेशन मतलब कि टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना किससे, आपके कस्टमर से जिन्होंने सामान क्रेडिट पे ले रखा है, ये भी काम कौन काम परफॉर्म करता है, आपका फैक्टर। एक तरह से यहाँ पे सर्विस बता रखी है किसकी, जो फैक्टर परफॉर्म करता है किसके लिए, अपने क्लाइंट के लिए, क्लाइंट को यहाँ पे कंपनी। ठीक है, शॉर्टिंग आउट डिस्प्यूट, अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है किसके बीच में, बायर और सेलर के बीच में, उनके बीच में उस डिस्प्यूट को भी सॉर्ट आउट करने में कहीं ना कहीं हेल्प करता है कौन, फैक्टर। ठीक है, तो ये सर्विस क्या करता है, फैक्टर क्या करता है, प्रोवाइड करता है किसको, आपकी अपने क्लाइंट को। अब टाइप ऑफ फैक्टरिंग के अंदर हम मेन 3 टाइप के फैक्टरिंग पढ़ते हैं, तो हमने जो भी पढ़ा रिकोर्स, सेकेंड आपका नॉन रिकोर्स और थर्ड आपका मैच्योरिटी फैक्टरिंग। तो डिफरेंस देखो, मेनली जो आपको कंफ्यूज करते हैं बच्चों को, वो आपको क्या होते हैं, रिकोर्स फैक्टरिंग और नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग। ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल आसान सा है। नॉन रिकोर्स का मतलब क्या, देखो सिंपल सा मतलब है याद करने का, नॉन रिकोर्स, जहाँ पे नॉन रिकोर्स आ जाए तो मतलब कि वहां पे कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं किसकी, कंपनी की। ठीक है ना, कंपनी मतलब यहाँ पे जो क्लाइंट है उसकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर कोई भी लॉस अराइज होता है किससे, बैड डेट से, तो क्या हुआ, नॉन मतलब कि नॉन रिकोर्स मतलब कि नॉन लाइबिलिटी, कोई भी लाइबिलिटी नहीं है किसकी, उस क्लाइंट की, उस कंपनी की जिसके क्या वो डेटर है। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी नॉन रिकोर्स के अंदर, फैक्टर कंपनी के, जिसने क्या किए हैं, परचेज किए हैं वो रिसीवेबल। ठीक है, इस तरह से आप याद कर सकते हो इसको। तो देखो डिफरेंस देखो, रिकोर्स फैक्टरिंग और नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग। फैक्टर परचेज रिसीवेबल ऑन कंडीशन दैट, जो फैक्टर वो रिसीवेबल किस कंडीशन पर परचेज करते हैं कि जितना भी लॉस अराइज होगा नॉन रिकवरी से, ठीक है ना, मान लो कोई भी अमाउंट नहीं मिली कस्टमर से, किसको, फैक्टर कंपनी को, तो उस केस में जो भी लॉस अराइज होगा वो कौन बोर्न करेगा, वो क्लाइंट बोर्न करेगा, सेलर ऑफ द फर्म। तो यहाँ पर इस केस में हम अगर ऊपर वाले में हम डिस्कशन करें अपना, तो यहाँ पे कौन बॉन्ड करेगा उस लॉस को, मानो कस्टमर ने जो पेमेंट मिली थी वो पेमेंट पूरी नहीं की, फैक्टर को कुछ बैड डेट निकला है, तो इस केस में जो रिकोर्स वाला केस होगा, जितना भी लॉस होगा, जो अमाउंट रिसीव नहीं होगी, वो सारा लॉस किसका होगा, यहाँ पे कंपनी का होगा। किस केस में, आपका रिकोर्स टाइप ऑफ फैक्टरिंग में। बात क्लियर हुई यहाँ पे? ठीक है, नॉन रिकोर्स में क्या हो जाएगा, उल्टा। ठीक है, नॉन रिकोर्स में क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल अपोजिट, कि जो भी अगर कोई भी लॉस अराइज हुआ तो यहाँ कंपनी बोर्ड नहीं करेगी किसको, उस लॉस को। ठीक है, नॉन रिकोर्स तो उसका मतलब क्या नहीं करेगी, बोर्ड नहीं करेगी उस लॉस को। तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, इस फैक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उससे बैड डेट की अराइज होने के बाद जो भी अमाउंट रिसीव नहीं होती वो किसके, लॉस किसका हो जाएगा इस केस में, किसका, फैक्टर का हो जाएगा। किसमें, नॉन रिकोर्स के केस में। रिकोर्स के केस में किसका होगा, उस कंपनी का, उस क्लाइंट का। बात क्लियर हुई? तो यहाँ पे ये लिख रखा है, तो क्लियर हुआ यहाँ पे आपको रिकोर्स टाइप ऑफ फैक्टरिंग का होता है। अब देखो नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग में क्या है, फैक्टर परचेज रिसीवेबल ऑन कंडीशन दैट फैक्टर हैज नो रिकोर्स टू द क्लाइंट। ठीक है, इफ द डेट टर्न आउट इन नॉन रिकवरेबल, अगर कोई भी डेट रिकवर नहीं होता, उस केस में कोई भी लॉस अराइज होता है कोई भी बैड डेट से, तो जो भी लॉस हो किसके द्वारा बोर्न किया जाएगा, आपके फैक्टर के द्वारा क्या किया जाएगा, बोर्न किया जाएगा। यहाँ पर आप साफ साफ लिख रखा, ठीक है ना, बोर्न बाय द फैक्टर और यहाँ पे बोर्न बाय द क्लाइंट। बात क्लियर हुआ? किसमें, रिकोर्स में कौन बोर्न करेगा, क्लाइंट, और नॉन रिकोर्स में कौन बोर्न करेगा, आपका फैक्टर। बात क्लियर हुई यहाँ पे? ठीक है, क्रेडिट रिस्क इज विद द फैक्टर। ठीक है, हायर कमीशन इज चार्ज, तो सिंपल सी बात है, अगर लॉस कौन बियर करेगा, फैक्टर, तो जो भी फीस चार्ज करेगा फैक्टर वो कितने करेगा, ज्यादा करेगा। ठीक है, जो मेनली इसकी फीस का अमाउंट होती है, कितनी फीस चार्ज करेगा, किसके ऊपर डिपेंड होता है, मेनली देखो 2-3 चीजों पर डिपेंड होता है। सबसे पहले कि जो इनवॉइस हो कितने ट्रांसफर किए हैं, अगर ज्यादा इनवॉइस होंगे तो फीस ज्यादा चार्ज करेगा, इनवॉइस कम है कंपनी के पास तो कम फीस चार्ज करेगा। ठीक है, कितना रिस्क है उनके अंदर। ठीक है,
अगर रिकोर्स टाइप की फैक्टरिंग है तो क्या करेगा, कम फीस चार्ज करेगा। अगर नॉन रिकोर्स टाइप की फैक्टरिंग है तो क्या करेगा, ज्यादा फीस चार्ज करेगा। ये बात क्लियर हुई यहाँ पे, ठीक है। टाइम पीरियड कितना है अमाउंट को रिसीव होने में, उसके ऊपर भी डिपेंड है। अगर टाइम पीरियड ज्यादा तो ज्यादा फीस चार्ज करेगा, अगर टाइम पीरियड कम है तो कम फीस चार्ज करेगा। तो ये 3-4 फैक्टर है जिसके ऊपर क्या डिपेंड रहता है कि फैक्टर है जो क्लाइंट से कितनी अमाउंट, कितनी फीस क्या करेगा, चार्ज करेगा। इन सब फैक्टर को कंसीडर करके ही क्या करता है, जो भी फैक्टर है वो क्या करता है, फीस चार्ज करता है किससे, अपने क्लाइंट से। बात क्लियर हुई ना यहाँ पे अच्छे से, ठीक है। फैक्टर पार्टिसिपेट्स इन क्रेडिट सैंक्शन प्रोसेस एंड अप्रूव क्रेडिट लिमिट गिवन बाय द क्लाइंट टू द कस्टमर, ठीक है। जो फैक्टर है वही क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है किसके अंदर, जो क्रेडिट सैंक्शन करवाता है, जो प्रोसेस है उसके अंदर, ठीक है। और जो भी क्रेडिट लिमिट है वो क्या करता है, अप्रूव करवाना क्रेडिट किससे, क्लाइंट से। सारा कौन परफॉर्म करता है, फैक्टर करता है किसके अंदर, नॉन रिकोर्स के अंदर, ठीक है। वैसे सारा लॉस किसके ऊपर चला जाता है, फैक्टर के ऊपर चला जाता है, किसके अंदर, नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग के अंदर, ठीक है। तो नॉन रिकोर्स के अंदर क्लाइंट का कोई भी लॉस नहीं होता, रिकोर्स के अंदर सारा लॉस किसका होता है, क्लाइंट का। तो कंफ्यूज मत होना दोनों के अंदर, रिकोर्स और नॉन रिकोर्स के अंदर, याद रखना बिल्कुल, ठीक है ना, याद रहेगा ना, वेरी गुड। अब देखो हम पढ़ते हैं थर्ड टाइप का, क्या आपका, मैच्योरिटी फैक्टरिंग। मैच्योरिटी फैक्टरिंग क्या होता है, तो देखो मैच्योरिटी फैक्टरिंग क्या आपका, इसके अंदर क्या है कि आपको कोई भी एडवांस पेमेंट नहीं होती। जैसे हमने ऊपर वाला में पढ़ा था, जो प्रोसेस था पूरा फैक्टरिंग का, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो फैक्टर है वो 75 to 80% जो एडवांस पेमेंट देता है किसको, अपने क्लाइंट को, ठीक है। उसके बाद वो इंटरेस्ट भी चार्ज करता है, वो अलग बात है, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन मैच्योरिटी टाइप ऑफ फैक्टरिंग में क्या है, नाम ही क्या है, मैच्योरिटी। नाम से क्या दिख रहा है आपको, मैच्योरिटी। मतलब मैच्योरिटी होने के बाद एक तरह से एक टाइम पीरियड फिक्स कर देते हैं कि इस टाइम पीरियड के बाद क्या करेंगे, आपको पेमेंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद ही क्या होगी, पेमेंट होगी, प्री पेमेंट नहीं होगी इस केस में, ठीक है। नाम से ही क्लियर का मैच्योरिटी टाइप ऑफ फैक्टरिंग। तो फैक्टर डज नॉट मेक एनी एडवांस पेमेंट, द गारंटीड पेमेंट डेट इज यूजुअली फिक्स्ड, पहले से ही फिक्स कर दी जाती है क्या, जो पेमेंट की डेट होती है, इनटू अकाउंट द प्रीवियस लेजर एक्सपीरियंस ऑफ द क्लाइंट। जो क्लाइंट का जो प्रीवियस लेजर एक्सपीरियंस है उसको देखते हुए एक फिक्स्ड डेट क्या कर दी जाती है, पहले से ही डिसाइड कर जाती है। उसके बेस पे क्या करते हैं, गारंटीड पेमेंट उस फिक्स डेट को दे दी जाती है, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं मैच्योरिटी फैक्टरिंग, जहां पर प्री पेमेंट नहीं होती। बात क्लियर हुई, ठीक है। फिर एक टर्म हो रहा है आपकी फॉरफिटिंग। अभी फॉरफिटिंग क्या है और फैक्टरिंग क्या है, दोनों सेम ही टर्म है, फॉरफिटिंग और फैक्टरिंग। लेकिन मेन डिफरेंस क्या है इसके अंदर, कंफ्यूज मत होना, फॉरफिटिंग और फैक्टरिंग के अंदर। फैक्टरिंग तब हम करते हैं तब क्या हो, तब जो हमारे अकाउंट रिसीवेबल हो क्या हो, डोमेस्टिक कंट्री के अंदर हो। वहां पे कंपनी भी डोमेस्टिक थी, कस्टमर भी डोमेस्टिक है। फैक्टरिंग के अंदर कंपनी, कस्टमर और फैक्टर तीनों क्या है, सेम कंट्री के हैं, ठीक है ना। यहाँ पर कस्टमर, फॉरफिटिंग के अंदर क्या होता है, जो कस्टमर होते हैं, जहाँ पे हमने गुड्स को क्या किया है, सेल किया, जिसको ट्रांसफर किया, गुड्स को सेल किया है, वो क्या होता है, आउटसाइड होता है, वो क्या होता है, फॉरेनर होता है, ठीक है। फॉरफिटिंग के अंदर क्या होता है, यहाँ पे एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है ना। मतलब दो डिफरेंट कंट्री की बात आ जाए तो वहाँ पे फॉरफिटिंग, अगर एक सेम कंट्री की बात है, उसके अंदर गुड सेल परचेज हो रहे हैं और फिर हमने फैक्टर को पॉइंट किया तो क्या कहलाएगा आपका, फैक्टरिंग। बात क्लियर हुई, सबसे मेन डिफरेंस ये आपका फॉरफिटिंग के अंदर और फैक्टरिंग के अंदर भी। मतलब कि एक तरह से आपका क्या है, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, इंटरनेशनल क्या कर रहे हो, सेल और परचेज कर रहे हो, ठीक है। तो वहां पर हम फैक्टरिंग को फैक्टरिंग ना कहकर क्या टर्म यूज करेंगे, फॉरफिटिंग, ठीक है। तो देखो फॉरफिटिंग आपका क्या होता है, इज अ मेथड ऑफ ट्रेड फाइनेंस दैट अलो एक्सपोर्टर टू ऑब्टेन कैश बाय सेलिंग देयर मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फॉरेन अकाउंट रिसीवेबल, ठीक है ना। जहां पर क्या करते हैं, अलो करते हैं किसको, एक्सपोर्टर को, कि वो ऑब्टेन कर सके, क्या कर सके, सेल कर सके कैश में अपने मीडियम फिर लॉन्ग टर्म क्या, अपने फॉरेन अकाउंट रिसीवेबल। वहां पे सेल किए थे क्या से, आपने डोमेस्टिक अकाउंट रिसीवेबल। फैक्टरिंग के अंदर, फॉरफिटिंग के अंदर कैसे सेल किया, आपके फॉरेन अकाउंट रिसीवेबल। बात क्लियर हुई, एट अ डिस्काउंट टू फॉरफिटर। फॉरफिटर इज इंडिविजुअल और एंटिटी दैट परचेज द रिसीवेबल। जो फॉरफिटर होता है वहां पे कोई इंडिविजुअल या एंटिटी हो सकता है जो क्या करता है, परचेज करता है उन रिसीवेबल को। इसका भी पूरा मैकेनिज्म अच्छे से समझेंगे जिसको आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि मेनली फॉरफिटिंग और आपका फैक्टरिंग के अंदर क्या डिफरेंस है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए दोनों के अंदर, ठीक है। अच्छे से मैकेनिज्म के थ्रू उसको भी क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। फॉरफिटर इज टिपिकली अ बैंक। फॉरफिटर होता है जो इस केस में मेनली बैंक होता है, फिर कोई फाइनेंशियल फर्म होती है जो स्पेशलाइज होती है किसके अंदर, एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग के अंदर, ठीक है। फॉरफिटिंग ऑल्सो प्रोटेक्ट अगेंस्ट क्रेडिट रिस्क, आपका ट्रांसफर रिस्क एंड रिस्क पोज्ड बाय द फॉरेन एक्सचेंज रेट और इंटरेस्ट रेट चेंज। जो आपका फॉरफिटिंग होता है प्रोटेक्ट करता है किसको, एक्सपोर्टर को। क्रेडिट रिस्क तो करता ही करता है, साथ में आपका ट्रांसफर रिस्क है, आपका
फॉरेन एक्सचेंज का रेट का जो रिस्क है, इंटरेस्ट रेट का जो रिस्क है, उसको भी क्या करता है, कवर करता है आपका फॉरफिटिंग, ठीक है ना। ये हरदम नॉन रिकॉर्स टाइप का होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। एग्जाम में आपसे पूछ सकती है चीज कि फॉरफिटिंग एक स्टेटमेंट की फॉर्म में देखे कि फॉरफिटिंग में की दोनों टाइप का होता है, नॉन रिकॉर्स और रिकॉर्स का भी, और आप क्या सोचोगे कि दोनों टाइप का ही होता होगा, नॉन रिकॉर्स और रिकॉर्स का। इस बात को याद रखना, जो आपका फैक्टरिंग है वो दोनों टाइप का होता है, नॉन रिकॉर्स और रिकॉर्स का। लेकिन जहां पर हम फॉरफिटिंग की बात करते हैं ना, वो सिर्फ नॉन रिकॉर्स टाइप का होता है। किस टाइप का, नॉन रिकॉर्स का। मतलब कि जो भी लॉस होगा वो कौन बियर करेगा, वो फैक्टर बियर करेगा, ठीक है ना, वो थर्ड पार्टी, वो एजेंट बियर करेगा। यहाँ पर क्लाइंट है जो कंपनी है वो उस रिस्क को बियर नहीं करेगी। तो सारा रिस्क इसके ऊपर, यहाँ पे फैक्टर के ऊपर है। ये नॉन रिकॉर्स टाइप का होता है, इस बात को याद रखना अच्छे से। ओके, अब देखो आगे, अब देखो इसका पूरे का पूरा मैकेनिज्म क्या है आपका फॉरफिटिंग का। सबसे पहले जो एक्सपोर्टर होगा और इंपोर्टर होगा, इनके बीच में क्या कॉन्ट्रैक्ट होगा, के बीच में एक्सपोर्टर और इंपोर्टर के बीच में सेल कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है ना। फर्स्ट स्टेप में तो ये होगा, तब इन दोनों के बीच में सेल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या करेगा, जो एक्सपोर्टर है वो क्या कर देगा, गुड सेंड कर देगा किसको, इंपोर्टर को, ठीक है, सेकंड स्टेप में। अब जैसे ही गुड क्या कर देगा, सेंड कर देगा इंपोर्टर को, कौन, एक्सपोर्टर। इंपोर्टर क्या करेगा, अपने बैंक के पास जाएगा, इंपोर्टर बैंक एक तरह से क्या करता है, ये गारंटी देता है किसको, आपके एक्सपोर्टर को, ठीक हो। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं डर रहता है किसको, एक्सपोर्टर को, इसलिए वो फॉरफिटर की सर्विस क्या करता है, अपील करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंपोर्टर हो क्या करेगा, अपना जो उसका बैंक होगा इंपोर्टर का, उसे क्या करेगा, बैंक क्या कर देगा, इश्यू कर देगा गारंटी, ठीक है। जो इंपोर्टर का बैंक क्या कर देगा, इश्यू कर देगा गारंटी, बात क्लियर। अब जो गारंटी इश्यू की है उसके बाद इंपोर्टर क्या करेगा, जितने भी डॉक्यूमेंट है वो सारे के सारे एक्सपोर्टर क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। डॉक्यूमेंट क्या, आपको बिल ऑफ एक्सचेंज या फिर आपका प्रोमिसरी नोट जो भी, ठीक है, जो एज गारंटी किसने क्या है, इंपोर्टर बैंक ने इश्यू किया, सारे डॉक्यूमेंट किसको कर देगा, ट्रांसफर, एक्सपोर्टर को ट्रांसफर कर देगा। जैसे ही डॉक्यूमेंट एक्सपोर्टर को मिल जाएंगे, वो क्या करेगा, एक एग्रीमेंट कर लेगा किसके साथ, फॉरफिटर के साथ एग्रीमेंट कर लेगा, ठीक है। अब जो ये एग्रीमेंट होगा, इस एग्रीमेंट के अंदर क्या होगा कि जो भी वो डॉक्यूमेंट रिसीव हुए हैं इंपोर्टर से एक्सपोर्टर को, वो सारे डॉक्यूमेंट क्या कर देगा, सेल कर देगा किसको, उस फॉरफिटर को। तो सिक्स स्टेप क्या होगा, जैसे ही इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो जाएगा, सिक्स स्टेप में जो सेल, जो भी उसके एक्सपोर्टर के जो के पास से जो भी डॉक्यूमेंट आए, जो भी बिल ऑफ एक्सचेंज प्रोमिसरी नोट आया था, वो उसको क्या कर देगा, सेल कर देगा, ठीक है। अब जैसे उसको वो डॉक्यूमेंट फॉरफिटर को मिल जाएंगे, तो वो क्या कर देगा, सेवन स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में उस एक्सपोर्टर को, उस क्लाइंट को एडवांस पेमेंट कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो बेनिफिट है फॉरफिटर का वो क्या होगा, जो एडवांस पेमेंट की है वो हरदम डिस्काउंटेड कर देता है, कि उनको उस बिल ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट करके देता है। तो जो डिस्काउंट अमाउंट है, मान लो 10 लाख के गुड्स थे, ठीक है, और 10 लाख में से क्या कर दिया उसने, 8 लाख की पेमेंट कर दी डिस्काउंट करके, तो 2 लाख रुपए उसने अपने पास रख लिए। तो वही क्या उसके लिए वो बेनिफिट है, किसके लिए, फॉरफिटर का, कि जो भी उसने डिस्काउंट करके जो अमाउंट दी है और जो उसके पास बच गई, वो क्या फॉरफिटर के लिए यहाँ पे बेनिफिट है, ठीक है। तो उसको एडवांस में अमाउंट मिल गई। अब यहाँ पे काम रहेगा वो किसका रहेगा, फॉरफिटर का। काम क्या रहेगा कि जो भी मैच्योरिटी डेट आएगी, उस मैच्योरिटी डेट आने के बाद जो भी उस डॉक्यूमेंट थे वो क्या कर देगा, मैच्योरिटी डेट पे इंपोर्टर बैंक को डॉक्यूमेंट सारे क्या कर देगा, फॉरफिटर बैंक क्या कर देगा, प्रेजेंट कर देगा। और यहाँ से जो इंपोर्टर है वो बैंक को मैच्योरिटी डेट पे क्या कर देगा, अमाउंट पे कर देगा, और जो अमाउंट मिलेगी इंपोर्टर बैंक को वो किसके पास ले जाएगी, फॉरफिटर के पास चली जाएगी, ठीक है। तो ये पूरा मैकेनिज्म था आपका किसका, फॉरफिटिंग का। फॉरफिटर फैक्टरिंग के अंदर क्या था, वो फीस चार्ज करता था, ठीक है ना, वहाँ पे डिस्काउंट वाला सिस्टम नहीं था, वहाँ पे वो इंटरेस्ट देता था उसके बदले। लेकिन यहाँ पर फॉरफिटर का क्या बेनिफिट है, जो डिस्काउंट किया है उसने बिल ऑफ एक्सचेंज को, वो जो बेनिफिट, जो डिस्काउंटेड अमाउंट बची है वो क्या है, यहाँ पे बेनिफिट है किसके लिए, फॉरफिटर के लिए। तो ये पूरे का पूरा क्या था, आपका फॉरफिटिंग का मैकेनिज्म था। तो यहाँ पे डिफरेंस क्लियर हुआ आपको फैक्टरिंग और फॉरफिटिंग के अंदर। तो मेनली बच्चों डिफरेंस क्या है, यहाँ पर अच्छे से समझो कि जो जो आपका फैक्टरिंग है वो कब अप्लीकेबल होता है, तब आपको ने जो गुड को सेल किया है वो डोमेस्टिक कंट्री के अंदर ही किया, मतलब कि कस्टमर, आपका कंपनी और आपका फैक्टर तीनों एक कंट्री से रिलेटेड है। और तब एक्सपोर्टर इंपोर्टर आ जाए तो उस केस में क्या होता है, आपका फॉरफिटिंग होता है, ठीक है ना, बात क्लियर हुई यहाँ पे। तो दोनों में अच्छे से डिफरेंस किए। तो आज का ये हमारा पूरा टॉपिक था। इसके अंदर हमने क्या डिस्कस किया, सबसे पहले ट्रेड क्रेडिट जो बिल्कुल ही इजी था आपका, ठीक है ना, इसके अंदर कुछ भी नहीं था ज़्यादा।
सेकंड जो हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट अपना डिस्कस किया वो क्या क्या है, फैक्टरिंग, और जहाँ से आपके क्वेश्चन काफी बार आ भी चुके हैं, ठीक है ना। और जो हमने एक इंपॉर्टेंट चीज देखी है, रिकोर्स फैक्टरिंग और नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग में क्या डिफरेंस है। रिकोर्स क्या था, जहाँ पे सारा लॉस किसका होता है, क्लाइंट का होता है। नॉन रिकोर्स में कोई भी लॉस क्लाइंट का नहीं होता, किसका होता है, फैक्टर का होता है, ठीक है। सेकंड हमने जो इंपॉर्टेंट देखा पना वो क्या देखा, फॉरफिटिंग देखा। फॉरफिटिंग में क्या होता है, जहां पर इंपोर्टर एक्सपोर्टर क्या हो जाए, इंक्लूड हो जाए, कि अनदर फॉरेन कंट्री इंक्लूड हो जाए, वहां पे क्या होता है, फैक्टरिंग को हम क्या कह देते हैं, फॉरफिटिंग क्या देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसके अंदर क्या था, सिर्फ नॉन रिकोर्स टाइप की ही फैक्टरिंग होती है, यहाँ पे रिकोर्स टाइप की फैक्टरिंग नहीं होती। ये बात क्लियर रहेगी आपको यहाँ पे, ठीक है। तो मेनली हमारा आज का ये टॉपिक था। अगर किसी को अब भी कोई क्वेरी, इसके अंदर कोई भी कंफ्यूजन है, तो अपनी क्वेरी कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे अपने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में जो आपका बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।